नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ कक्षा 12 हिंदी साहित्य का अध्याय विष्णु खरे का, जिसमें हम कविता का अध्ययन करेंगे। एक कम कविता का, 2 कविताएं दी हुई है इसमें। एक है सत्य और पहली कविता है एक कम। तो चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए घंटे का निशान दबा करके, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। आपका प्यार और समर्थन मिलते रहना चाहिए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों और दोस्तों तक इसको शेयर करिए, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। बोर्ड परीक्षा की तैयारी अभी से इसके अंतर्गत हम अभी तक काफ़ी अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय मित्रों। प्यारे विद्यार्थियों, विष्णु खरे मध्य प्रदेश के रहने वाले और इनका जन्म 1940 में हुआ। 9 फरवरी 1940 मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ और 19 सितंबर 2018 में इनका निधन हुआ। ये इनका जीवन काल है। विष्णु खरे का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से, जो मध्य प्रदेश में ही है, 1963 में उन्होंने अंग्रेजी से एमए किया। 1962 से 63 में दैनिक इंदौर समाचार पत्र के उप संपादक भी रहे। 1963 से 1975 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन से भी जुड़े रहे। इसी बीच 1967 से 66 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन आपके द्वारा किया गया। तत्पश्चात यानी बाद में 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव में पद पर कार्य भी किया, पदासीन रहे। 1985 में नवभारत टाइम्स पत्रिका के प्रभारी संपादक के रूप में काम किया। बीच में लखनऊ संस्करण तथा रविवारी नवभारत टाइम्स हिंदी पत्रिका और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संपादन कार्य में जुड़े रहे। 1993 में जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में काम किया। तो बहुत सारी पत्रिकाओं में अलग अलग जगह पर इन्होंने काम किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय में भी 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद में कार्यरत है। हालांकि अभी इनका निधन हो गया है। औपचारिक रूप से उनके लेखन प्रकाशन का आरंभ 1956 से हुआ। पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद किया इन्होंने। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। हाईलाइट जो कर रखी है वो सभी याद करनी है विद्यार्थियों आपको। चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अधिक से अधिक मित्रों और दोस्तों तक पहुँचाइए, अपनी राय ज़रूर दें। और आपका जो समर्थन है वो हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करता है। दूसरा कविता संग्रह इनका है एक गैर रूमानी समय में, 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा संग्रह खुद अपनी आंखों से, 1978 में। चौथा सबकी आवाज़ के पर्दे में 1994 में विष्णु खरे का प्रकाशित हुआ। 5वां पिछला वाक्य, छठा काल और अवधि के दरमियान प्रकाशित हुए। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुई। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया है। उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज से सम्मानित किया। तो ये बहुत अच्छी एक जीके का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि ये जो सम्मान है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज किस देश का है? तो फिनलैंड सरकार का है, राष्ट्रीय सम्मान है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्य सम्मान और मैथिली शरण गुप्त मध्य प्रदेश सरकार का भी इनको मिल चुका है। इनकी कविताओं में जड़ता और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति हुई है। अब अपने 2 कविताएं दी गई। एक कविता जो है वो है एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रोत्तर का मतलब है स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन की शैली को रेखांकित इन्होंने किया है। विद्यार्थियों, आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या कहीं आस्थावान, ईमानदार और जो संवेदनशील जनता का मोह भंग हो गया, क्योंकि भ्रष्टाचार और बेईमानी का बोलबाला अधिक होने लगा। परिणाम ये हुआ कि आपसी जो विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का जो जगह थी उसका स्थान ले लिया धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने, और लोगों का विश्वास उठ गया। नितांत स्वार्थपरता का माहौल बनता चला गया, यानी पूर्ण रूप से स्वार्थपरता छा गई। कवि की इस माहौल में समय को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप में रखता है तथा कुछ न करने की स्थिति होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के
जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता, इसलिए वे एक कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है, जो कि वे करता है। यही कविता का संदेश है। तो इस कविता का विद्यार्थियों संदेश ये है कि कवि उन भ्रष्टाचार, भ्रष्ट और बेईमान जो व्यक्ति है उनसे अलग है, चाहे वो इस ईमानदारी की पिपुड़ी बजाते हुए भीख भी मांगनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से वो भीख मांगते हैं और उनसे एक अलग हो जाते हैं। इसलिए कविता का शीर्षक रखा एक कम, यानी भ्रष्ट लोगों से कवि एक अलग है। दूसरी कविता है सत्य। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता या महत्व को स्पष्ट करना चाहे। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। ये कविता इसी का परिमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडव प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को और सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का मुख्य उद्देश्य अभीष्ट है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान, उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, ये कविता उसका प्रमाण प्रस्तुत करती है। सत्य कभी दिखता है, कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्तर, रूप, आकार, पहचान नहीं है। जैसे कि हम देखते भी हैं, लोग जो सत्य बोलते हैं वो झूठ भी बोल देते हैं और झूठ बोलने वाले भी सत्य बोल देते हैं। तो सत्य पर अडिग रहना या सत्य पर टिके हुए रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि चुनौती है, जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वे हमारी आत्मा की आंतरिक जो है वो शक्ति है। ये भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप, वस्तु, स्थिति, घटना और पात्र अनुसार बदलता रहता है। तो लोग जैसा समय है, परिस्थितियाँ देख करके झूठ और सच बोलते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही दूसरे व्यक्ति के लिए शायद सत्य नहीं है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक सत्य को कवि ने जिस तरह से ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया वह बड़ा ही प्रशंसनीय है और जो है वो प्रशंसा के युक्त है। इस प्रकार यहाँ पर हमने पढ़ा। अब हम इनकी कविता का अध्ययन करते हैं। एक कम कविता। तो कवि का कहने का अर्थ है कि भारत की आज़ादी मिलने के बाद में 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीक़ों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ विद्यार्थियों? इसका अर्थ हुआ कि 1947 आज़ादी के बाद में लोगों को अनेक तरीक़ों से खुद पर निर्भर होते हुए, धनवान बनते हुए और प्रगति करते हुए देखा है, अलग अलग गलत तरीक़ों को अपना करके। ये यहाँ पर कवि ने बताया है। कवि कहता है कि अब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय के लिए या 2 रोटी के लिए, तो मैं जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ऐसे भ्रष्ट और बेईमान तरीक़ों और कालाबाजारी को अपना करके कामचोर बन करके जो व्यक्ति मालामाल और धनवान बनता जा रहा था, प्रगति करता जा रहा था, और उसमें से यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से 1 पैसे चाय और रोटी के लिए कोई बच्चा, औरत या आदमी, ईमानदार आदमी सामने आता है या आदमी सामने आता है, तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति वास्तव में ईमानदार है। नहीं तो ये भी व्यक्ति क्या हो जाता विद्यार्थियों? उन व्यक्तियों की तरह जो है वो धनवान हो जाता या प्रगतिशील बन जाता। लेकिन इसने ईमानदारी का रास्ता नहीं अपनाया, इसलिए ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया, इसलिए ये व्यक्ति जो है वो हाथ फैलाने के लिए मजबूर है और इस प्रकार है वो भीख मांगने के लिए मजबूर है। क्योंकि वो व्यक्ति भीख मांगता है, कोई भीख मांगना गलत काम नहीं है, वो भीख भी ईमानदारी से मांगता है, लेकिन उन व्यक्तियों की तरह नहीं है जो बेईमानी से भ्रष्ट रास्ते पर चल करके जो है वो मालामाल बने हैं या धनवान पैसे वाले बने। फिर कवि क्या कहता है? मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ। अब जो भीख मांगता है वो लाचार ही होता है। मैं कंगाल हूँ, कोडी हूँ, है ना। लाचार का मतलब बेबस होता है, जिसके बस नहीं होता है। तो कवि कहते हैं कि मैं मानता हूँ मैं विवेश हूँ, कोडी हूँ, लाचार हूँ या भला चंगा हूँ, स्वस्थ भी हूँ, कामचोर हूँ। लोग मुझे कामचोर भी कहेंगे, क्यों भीख मांगते हैं तो उसको कामचोर भी कहते हैं कि तुम काम नहीं करते हो। किंतु कवि कह रहा है कि मैं ये सब कुछ लाचार, कोडी और भला चंगा हूँ, फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मैं कम से कम भ्रष्ट व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने जो भी भीख मांगी है वो ईमानदारी से मांगी है। इसीलिए एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। यानी कि वो ईमानदार व्यक्ति है। जब वो भीख मांगता है तो उस पर लोग उसको देख कर के लज्जा भी करते हैं, उस पर गुस्सा भी निकालते हैं कि तुम काम नहीं कर सकते क्या, और परेशानी भी होती है
और दूसरों के गुस्से पर उस भीख मांगने वाले व्यक्ति को आश्रित भी रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी कवि कह रहा है कि मैं कम से कम उस होड़ा होड़ और प्रतियोगिता वाले बेईमान और भ्रष्ट व्यक्तियों से तो मैं ज़रूर एक अलग व्यक्ति हूँ, कम से कम एक कम हूँ जो गलत रास्ते पर चल करके अपने खजाने भरने में लगा हुआ नहीं रहता हूँ। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, तो खड़ी बोली हिंदी भाषा काम में ली गई है, सहज सरल भाषा भावानुकूल। तुम्हारे सामने प्रसाद गुण है, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा निर्लज निराकांक्षी, यानी कि जिसे लजा नहीं हो और इच्छा रहित हो, निराकांक्षी जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं हो, जो दूसरों के साथ किसी प्रकार से होड़ करने में नहीं हो लगा हुआ हो। मैंने क्योंकि वो भीख भी मांगते हैं ना, तो ईमानदारी से भीख मांग रहे हैं। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से, यानी हर प्रतियोगिता से, जो प्रतियोगिता लोग कर रहे हैं अपने आप को पूंजीपति सिद्ध करने में, या धनवान, या जो है वो महान व्यक्ति के रूप में साबित करने के लिए। मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी हिस्सेदार नहीं हूँ। किसका? भ्रष्ट और ईमानदारी का, भ्रष्ट और बेईमानी का। मुझे कुछ देकर या नहीं देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से निश्चिंत रह सकते हो, यानी कि बेफिक्र रह सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ इस भ्रष्ट और बेईमान रास्ते पर चलने के लिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुमसे एक कम हो गया। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर इस पूरी कविता में बताया, ये संदेश दिया है कि धनी गरीब और धनवान के बीच में जो खाई है वो किस तरीके से लगातार स्वतंत्रता के बाद में भी बढ़ती गई। जो कवि ने आशा और कल्पना की थी कि स्वतंत्रता के बाद में, आज़ादी के बाद में ये समानता होगी और बेईमान और भ्रष्ट और गलत रास्तों पर ना चल करके देश को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन कवि कह रहा है कि ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया, और इसलिए कवि अपने आप को भी उन लोगों से अलग कर लेते हैं और ईमानदारी से भीख मांगने का काम करते हैं, चाहे उसमें उनको लोग कुछ भी कहें, गुस्सा भी सहन करना पड़े। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम सत्य कविता का, विष्णु खरे की लिखी दूसरी कविता सत्य का भावार्थ करेंगे, से प्रसंग व्याख्या करेंगे, बाद में पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगी ये कविता, और अगली कविता के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।